हेलो एवरीवन, अभी मैं इसके अंदर पढ़ाऊँगी कि अबाउट स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन द एरर्स एंड द नेक्स्ट पेज। ओके, तो लेट अस डू इट फास्ट। तो बेसिकली क्या है, हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होती है, लेट मी डू लाइक दिस फोन। ओके, तो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हम मीन निकालते हैं। मीन का मतलब क्या, टोटल का सम करके अपॉन कितने लोग ऑब्जर्वर हैं उसको निकाल दो। मीडियन का मतलब क्या है, मिडल दो, पहले उसको अरेंज करो, मिडल दो, वैल्यू लो, अगर ओड है देन गुड, अदरवाइज यू हैव टू डू उसका एवरेज। ओके, एवरेज मतलब उन दो का मीन निकालो। ओके, एंड मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आई है वो। ठीक है, अब डिस्पर्शन मतलब देयर कैन बी वेरिएशन, राइट। जैसे मान लो अगर मैंने 1 2 3 करके भी 10 तक लिखा, तो हर एक नंबर इज़ नॉट द मीन ऑफ द होल थिंग, तो देर इज़ अ प्लस माइनस थिंग विच अकर्स, दैट इज़ नॉन एज वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं उसको, एंड एक होता है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, इस सिंबल से। एंड एन मतलब सैम्पल साइज होता है, ठीक है, हम आगे भी देखेंगे। एंड वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एंड स्टैंडर्ड एरर अगर हमें निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ द सैम्पल। ओके, एंड स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज़ होता है जब सैम्पल इंक्रीज़ होता है। तो सैम्पल के इंक्रीज़ करने से हमारी बहुत चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं यार, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा गॉसियन कर्व आता है। तो गॉसियन कर्व की जो बीच वाला जो लाइन है ना हमारी, तो वो लाइन के ऊपर अगर पूछे कोई, तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू 0 होता है, एंड एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू 1 होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह हमें पता चलती है। डेविएशन जो इन्होंने साइन दे रखा है वो डेविएशन है, तो +-1 डेविएशन, पॉपुलेशन 68% होगी, 95 एंड देन 99.7। और फॉर स्क्यू डाटा हमें मीडियन यूज़ करना होता है फॉर सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। ऐसा क्यों, अब आगे देखते हैं। तो अब जैसे मान लो ये नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आइडियलिस्टिक कंडीशन थी जो गॉसियन बेल कर्व बन गया, लेकिन अब ये स्क्यूड डाटा है। अब स्क्यूड करके वो क्या राइट साइड जा रहा है, तो राइट साइड जा रहा है, तो देखो तुम ऑब्जर्व करो एक बार ध्यान से कि मोड यहाँ पर है, मीडियन नीचे गया, मीन और नीचे गया। अब उसको नेगेटिव साइड लेकर जाते हैं। नेगेटिव साइड में क्या हुआ, मोड वहीं पर है, मीडियन उधर गया, मीन उधर गया, तो सबसे ज़्यादा कम इफेक्टेड इज़ मोड, लीस्ट इफेक्टेड, एंड सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इज़ मीन। तो इसलिए हम नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन को लेते हैं फॉर आर सिग्निफिकेंट रोल कैलकुलेशन वगैरह। अब उसके बाद हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। नल हाइपोथेसिस मतलब H0 हम मानते ही नहीं, इट इज़ दैट अकड़ू कि हम नहीं मानते ऐसा होता है तो आर्ग्यू जैसे करते हैं नॉर्मली। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि देखो ये नया नया हमने रिसर्च किया है, इससे हमें पता चला है, उसको हम H1 डिनोट करते हैं, ठीक है। देन हम कंपेयर करते हैं दोनों को, H1 एंड H0 को, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं। पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी कि जो ये हमने टेस्ट किया है वो कितना सही है। तो नॉर्मली हम 0.05 ले लेते हैं अल्फ़ा, तो उसका मतलब क्या होता है कि लेस देन 5% ऑफ द रिजल्ट इज़ बाई चांस, बाकी सारा 95% ऑफ द रिजल्ट इज़ कॉन्फिडेंटली यू आर सेइंग कि इट इज़ करेक्ट, ठीक है। उसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बोलते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने अब हाँ, इन्होंने बहुत ही प्यारे एग्जांपल्स के साथ समझा रखा है सब कुछ। तो ये देखो, रियलिटी ऊपर हेडिंग डाल के H1 H0 डाल दिया, जैसे हम वो नहीं करते थे डिसीज़ 1 डिसीज़ नॉट, नीचे टेस्ट नॉट, तो ऐसी स्टडी ने रिजेक्ट कर दिया H0 को, मतलब कि देर इज़ द स्टडी इज़ करेक्ट। H0 को रिजेक्ट करना मतलब नन हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना का मतलब है कि आपकी स्टडी सही है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर उसमें स्टडी डज नॉट रिजेक्ट H0 इज़ की स्टडी सही, H0 वॉज करेक्ट, मैं कह रहा था ना ऐसा वाला, ठीक है। तो अब हम पहले वाले डब्बे को देखते हैं जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पावर। तो जो पावर वाला डब्बा है ना, व्हाट डज इट से कि H1 रियलिटी में वो जो हमारी स्टडी है वो H1 है, जबकि और मतलब जो स्टडी है उस हमने रिजेक्ट कर दिया H0 को, ठीक है। तो इट इज़ ट्रू पॉजिटिव, राइट, हमने जैसे पढ़े टेस्ट वगैरह में, इट इज़ ट्रू पॉजिटिव, दैट इज़ द पावर ऑफ द स्टडी। तो स्टडी में कितनी पावर है, मतलब कितनी सच्चाई है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, उस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, 1 - बीटा। ये स्टोरी सब सुनते जाओ, आपको सब आसान लगेगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा स्टडी दैट डज नॉट रिजेक्ट। अब हमारी स्टडी जो है H1 रियलिटी में तो सही है, बट हमने गलती से स्टडी को रिजेक्ट नहीं किया, H0 को रिजेक्ट नहीं करा, मतलब
कि हमने ओवर थिंकिंग कर ली। ओवर थिंकिंग करके हमने कहा कि मे बी जो 4 लोग कह रहे थे कि स्टडी ख़राब है इज़ करेक्ट, जबकि इन रियलिटी इट वॉज करेक्ट। दैट इज़ आर बीटा एरर विच इज़ नॉन एज फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा H0। H0 के अंदर मतलब कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट, हमारी स्टडी बकवास है, लेकिन हमने गलती से उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो फेक वाली स्टडीज़ बना नहीं देते हैं कुछ बच्चे तो उसको बोलते हैं हम अल्फा एरर, जिसको बोलते हैं हम टाइप 1 एरर। एंड लास्ट वाला डब्बा भी बात कर लेते हैं। उसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्टडी है वो ख़राब है एंड हमने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, ठीक। तो ये लास्ट वाला डब्बा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अल्फा बीटा एरर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब इन्होंने एक एक एग्जाम्पल्स के साथ बताया, जैसे कि देखो ये अल्फा एरर का मतलब क्या था कि हमने जो ख़राब स्टडी है उसको सही मान लिया, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल दिया इन्होंने कि फर्स्ट टाइम एक बच्चा कहीं पर गया, उसने ना रोया वो, ठीक है, और वो उसने बोला कि वुल्फ है वहाँ पर, भेड़िया है, और उसके बाद टाउन ने उसको बिलीव कर लिया कि वहाँ पर है, बट असल में वो मजाक कर रहा था, ठीक है। इट इज़ फॉल्स पॉजिटिव एरर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, अल्फ़ा जो है इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द टाइप 1 एरर। अल्फ़ा इज़ ऑल रिलेटेड टू टाइप 1 एरर, ठीक है, मतलब अल्फ़ा ही टाइप 1 एरर है। और हम जो फॉर्मूलाज में बोलते हैं ना कि P शुड बी लेस देन अल्फ़ा, ये सब चीज़ें हमारी टाइप 1 एरर से रिलेटेड होते हैं। टाइप 2 एरर कि हमने ओवर थिंकिंग कर ली, कि हमने स्टडी अमेजिंग करी बट हम लोगों की बातों में आ गए और हमने उसको दफ़ा कर दिया। एक्चुअली हम मतलब वो कहते हैं ना कि हमने बहुत अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्या पता मे बी वो जो हमने ड्रग या कुछ भी ढूंढा था वो एक्चुअली ट्रीटमेंट कर सकता था, बट हमें ओवर थिंकिंग के कारण अपॉर्चुनिटी खो दी, ठीक है। इसलिए कहते हैं लोगों की नहीं सुननी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 एरर जो होता है वो हमारा फॉल्स नेगेटिव एरर होता है। एंड इसमें एग्जांपल भी दिया है कि सेकंड टाइम बच्चा जो है वुल्फ के कारण आया, रोया, बट टाउन में किसी ने माना ही नहीं, बट वहाँ पर एक्चुअली वुल्फ था। वो शेर आया वाली कहानी बहुत फेमस होती है ना, वहीं से समझाया उन्होंने, ठीक है। तो अब इसमें क्या है एक और ख़ास बात कि हमने बोला था ना कि रियलिटी में तो वो सही है, एंड हमने सही में भी सही कर दिया, मतलब हमने H0 को भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब पावर है हमारी स्टडी के अंदर कि एकदम ही सही, कोई एरर वेरर नहीं है। तो उससे क्या होगा, हमारी स्टडी की पावर पता चलेगी। उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा, 1 माइनस ओवर थिंकिंग, ओके। तो फिर इसलिए अब पावर कैसे बढ़ेगी, जब बीटा कम होगा ओवर थिंकिंग कम होगी। अब वो कैसे कम हो सकता है, अगर हम सैम्पल साइज़ वगैरह को इंक्रीज़ कर दें तो, और साथ में हम प्रिसाइज मेज़रमेंट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा एक का सैम्पल 10 आ रहा है, दूसरे का रिज़ल्ट 100 आ रहा है, तो फिर वो प्रिसाइज नहीं होगा, ठीक है, उसका जो हम मीन वगैरह जो भी निकालेंगे। और साथ में स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा होना चाहिए उसका, एंड एक्सपेक्टेड साइज अगर, हाँ, और अल्फ़ा एंड बीटा ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लाइक अल्फ़ा बढ़ेगा तो बीटा कम होगा, बीटा बढ़ेगा तो अल्फ़ा कम होगा, तो बीटा कम होगा तो अल्फ़ा बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। फिर एक बात होती है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस एंड क्लिनिकल। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि आपने कुछ स्टडी करी, वो हमारी एकदम सिग्निफिकेंट आ रही है, तो और उसकी तो हमारी लो प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे बाय चांस स्टडी हुई है। एंड जैसे कि हमने ये जो बोला था ना पी वैल्यू, अगर पी वैल्यू मतलब स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है तो बाय चांस स्टडी नहीं हुई है हमारी। एक और मैं क्वेश्चन बताती हूँ। अगर मान लो हमने 5% ली ना यहाँ पर हमारा अल्फ़ा वगैरह पी वैल्यू, अगर हम इसको कम कर दें 2% कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, 2% अगर कर दिया तो मतलब बाई चांस जो हमारा रिजल्ट आया है ना वो सिर्फ 2% का, बाकी 98% मतलब रियलिटी में इज़ करेक्ट। तो क्या हुआ, इससे पावर ऑफ स्टडी तो बढ़ी गई है, ठीक है। वो हालांकि हम बीटा से निकालते हैं, बट फिर भी हमारी स्टडी तगड़ी हुई ना, तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट विद द रिज़ल्ट कि हाँ मैंने मेहनत करी है और ये रिज़ल्ट्स भी सही हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके साथ क्या हो सकता है, जो हमारे लेकिन जो हमारा मार्जिन है वो हमने बहुत बढ़ा दिया है, तो देर मस्ट बी अ क्राइटेरिया जो सबको मानना चाहिए, उसके बाद वी कैन इंक्लूड देम इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर।
तो फॉर द सेक ऑफ इसको 2% बनाने के चक्कर में वी हैव एक्सक्लूडेड मैनी पीपल, तो हमारा सैम्पल साइज़ कम हो सकता है, तो हमें लेस सैम्पल मिलेगा, तो देर आर हाईली लाइकली चांसेस। तो हमें ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ये काफ़ी हाईली थे। एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब मे बी तुम्हारी स्टडी ऑन द पेपर्स इज करेक्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि क्लिनिकली भी ठीक हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल, कितने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो कि द स्टडी इज़ करेक्ट। तो 1 माइनस बीटा वॉज पावर एंड दिस 1 माइनस एल्फा इज़ कॉन्फिडेंस, ओके। एल्फा देखो 1 माइनस बीटा, बीटा वॉज ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को हटाया तो क्या आप पावरफुल बनोगे। एंड 1 माइनस एल्फा, ठीक है, एल्फा इज़ द फॉल्स पॉजिटिव, उसको हटाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसका ना हमें याद रखना होता है फॉर्मूला होता है मीन प्लस माइनस जेड हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में मेनली 2 ही लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज 2.5 लेना होगा 99% में। स्टैंडर्ड एरर मैंने बताया था ना, स्टैंडर्ड एरर का क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ सैम्पल साइज, ओके। तो अब इन्होंने ना एक लाइन लिखी, बहुत कंफ्यूजिंग है बट मैं इसको पढ़ती हूँ आराम से। देखो H0 इज़ रिजेक्टेड, मतलब आपका रिजल्ट जो है सिग्निफिकेंट है, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होगा वो 0 तो नहीं आएगा, राइट। एंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ओड रेशियो या फिर रिलेटिव रेशियो कुछ भी जो है वो 1 नहीं आएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल 0 होता है मतलब कि वो ख़राब रिजल्ट है। अगर ओड रेशियो आर रेशियो की जो वैल्यू होती है ना वो मोर देन 1 एंड लेस देन 1 होती है, ठीक है, बीच का 0 नहीं होता उसमें। फिर उसके बाद आएगा हमारा मेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत सारी स्टडीज़ करी, अलग अलग सैम्पल साइज, अब नाउ यू आर एनालाइजिंग इट, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारे एविडेंस आ जाएंगे, आप बहुत सारी स्टडीज़ को कंपेयर कर सकते हो आपकी स्टडी के साथ, तो जनरलाइजेबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी एविडेंस की कि और भी स्टडीज़ हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ये आया है, पावर बढ़ेगी। बट लिमिटेशंस क्या है कि बायस हो जाएगा इसमें, क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टडी डिपेंड करती है। मान लो किसी ने फेक स्टडी करी तो और आपने उसको ट्रू मान लिया, तो ये वाली बात हो सकती है। अब उसके बाद हम कॉमन एनालिटिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल में न्यूमेरिकल, अब इन्होंने एग्जाम्पल समझाया है बट एक बार देख लेते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल कंपैरिजन करना है 2 ग्रुप में तो इट इज़ टी मतलब 2 ग्रुप में न्यूमेरिकल इज टी टेस्ट, मोर देन 3 एनोवा। अगर आपको प्रोपोर्शंस वगैरह कंपेयर करने हैं इन स्मॉल सैम्पल साइज, यू विल गो फॉर द फिश, ओके। एंड काई स्क्वायर इज़ द लार्ज एकड़ का ज़मीन, तो उसके लिए यू विल डू द काई स्क्वायर टेस्ट। अब इन्होंने एग्जांपल्स क्या बता रखे हैं वो देखते हैं। जैसे T इज़ मेंट फॉर 2, इन्होंने ये बता दिया, कंपेयरिंग द ब्लड प्रेशर बिटवीन मैन एंड वुमेन, दैट इज़ 2 ग्रुप, राइट, एंड यू कैन कंपेयर इट ईजीली। एंड अगर 3 ग्रुप आ गए हैं एंड देखो मैन वुमेन हो गया, तो 3 एथनिक ग्रुप है एंड यू हैव टू कंपेयर द BP, हो गया। एंड उसके बाद आपको एक एग्जांपल दे दिया, कंपेयर करो परसेंटेज ऑफ 20 मैन एंड 20 वुमेन इन हाइपरटेंशन। आपको सिर्फ एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना है बट प्रोपोर्शन वगैरह करना है। एंड अगर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हैं एंड आपको हाइपरटेंशन बताना है उसमें, तो यू कैन गो फॉर दैट एकड़ की ज़मीन, ओके। दैट वाज इट, थैंक यू।